फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी क्या हो रहा है, यूएस एंड इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और ईरान भी उसका जवाब दे रहा है। और वो खाड़ी के देशों में जहाँ पर अमेरिका के बेसिस है वहाँ पर भी हमला कर रहा है, जैसे दुबई, कुवैत और ये अपना ओमान में। तो फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट अभी दुनिया का सबसे डेंजरस बैटलफील्ड बन चुका है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही वार एक नई खतरनाक फेज में एंटर कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमानी को यूएस इजराइल अटैक में मार दिया गया है, जिसके बाद ईरान में पॉलिटिकल और मिलिट्री शॉक वेव आ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं सिचुएशन। इजराइल और यूएस का मेन टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब पहुंच गया तो वो प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन न्यूक्लियर बम यूज करना कोई सिंपल डिसीजन नहीं होता। अगर इजराइल ये न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। इसके जो इफेक्ट होंगे वो मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वार हो सकता है, ऑयल सप्लाई कोलैप्स हो सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी शॉक हो सकती है और सबसे बड़ा डेंजर वर्ल्ड वार टाइप एस्केलेशन हो सकता है, यानी वर्ल्ड वार 3 भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी जो स्ट्राइक हो रही हैं वो कन्वेंशनल बॉम्ब्स और बंकर बस्टर वेपन्स से हो रही हैं, न्यूक्लियर वेपन से नहीं। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने ऑलरेडी मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं और ओपनली कह रहा है कि वो पेनफुल रिवेंज लेगा। अगर वार और एस्केलेट होता है तो 3 पॉसिबल सिनारियो हो सकते हैं। सिनारियो 1, लिमिटेड वार, स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स चलती रहेगी। सिनारियो 2, रीजनल वार, हिजबुल्लाह, गल्फ कंट्रीज और यूएस बेसिस भी वार में खींच सकते हैं। सिनारियो 3 मोस्ट डेंजरस, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब पहुंच गया या इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगा तब न्यूक्लियर ऑप्शन पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुआ तो ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं रहेगी, यह बन सकता है 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा ग्लोबल क्राइसिस। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ईरान में ये सब क्यों हो रहा है, कि इस पे अटैक क्यों हुआ, इस पर थ्रेट्स और सैंक्शंस क्यों लगे थे और इसके थोड़े हिस्ट्री के भी बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी और इंटेंस सिचुएशन के बारे में जो अभी ईरान में चल रही है, जहां लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए हार्ड क्रैकडाउन कर रही है, इंटरनेट बंद हो गया है और दुनिया भी इसको क्लोजली देख रही है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटेस्ट का इमीडिएट ट्रिगर क्या है। यह इकोनॉमी के रिगार्डिंग है, जिसमें करेंसी, कैश, महंगाई सुपर हाई हो गई है, लोग खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ इकोनॉमी का इश्यू नहीं रहा है, अब यह पॉलिटिकल चेंज और रिजीम को चैलेंज करने की डिमांड बन गया है, जैसे कि अभी हमने बांग्लादेश और बाकी करंट कंट्री में देखा है। तो हम अभी इसके हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, ईरान का शॉर्ट बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, बिफोर 1979 इसमें शाह का रूल था। जैसे कि ईरान पहले शाह के अंडर में था, वह एक मोनार्क सिस्टम था जहां इकोनॉमी और पावर कुछ एलिट के पास ही थी और पब्लिक को ज़्यादा राइट्स नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद 1979 में रिवोल्यूशन आया। 1979 में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ जिसमें शाह को हटा के इस्लामिक रिपब्लिक बना दी गई। सुप्रीम लीडर और क्लेरिकल रूल के साथ यह सिस्टम रिलीजन बेस्ड गवर्नेंस लाता है, जहां जो भी क्लेरगी जो मौलाना है उनके पास ज़्यादा पावर हो जाती है। इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें सुप्रीम लीडर जैसे कि अभी करंटली अयतुल्लाह अली खमानी हैं। मेरा यही है वजीफा, मेरा यही सलवात पर मोहम्मद, दुरूद पर मौला अली, दुरूद पर मौला अली, दुरूद पर या अली, या अली, या अली, या अली, काश मेरा इश्क असर दिखलाए, या अली, या अली। जैसे कि अभी करंटली अयतुल्लाह अली खमानी हैं, वो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं। इलेक्टेड प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट भी होता है, बट रियल पावर इन्हीं के पास होता है। अब IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक पावरफुल मिलिट्री इकोनॉमिक फोर्स है जो रेजिम को प्रोटेक्ट करता है। यह सिस्टम 1979 के बाद से
चल रहा है और मल्टीपल प्रोटेस्ट से गुजरा है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल ग्रीवेंस के साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिसेंट प्रोटेस्ट क्या है 2022 एंड वाटर प्रोटेस्ट ऑफ 2025 के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सब पहले बात करेंगे महासा अमीनी प्रोटेस्ट जो 2022 में हुआ था। 2022 में महासा अमीनी की डेथ के बाद ह्यूज नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए थे। वुमेन्स के राइट्स, पर्सनल फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए यह प्रोटेस्ट बहुत सिंबॉलिक बन गए। और हम आते हैं 2025 के वाटर क्राइसिस प्रोटेस्ट के बारे में। 2025 में वाटर शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर की वजह से प्रोटेस्ट हुए। Thousands of farmers in Iran have protested in the central city of Esfahan as they face major water shortages. The government blames a drought after the driest months in 40 years, but some critics say water sources are not being managed properly. Some of the water from the river Zayande, which runs through the city, is being diverted to a neighbouring province. लोग पावर और वाटर के लिए बाहर निकले। यह सिर्फ एक बेसिक राइट्स प्रोटेस्ट था। यह सब इश्यूज क्यूमुलेटिव इफेक्ट रखते थे। लोग इकोनॉमी और गवर्नेंस से बहुत नाराज थे। Especially its capital Tehran is facing an unprecedented water crisis. Tehran has been facing extreme drought for 6 consecutive years, putting more than 10 million people at risk. President Masoud Pezeshkian has already warned that if there is not enough rainfall soon, water supply could be rationed. But even that might not be enough. The Iranian president has warned that residents might have to be evacuated from Tehran. If it doesn't rain, we'll have to start rationing water in Tehran between late November and early December. Even if we do ration it and it still doesn't rain by then, we'll run out of water. We'll have to evacuate Tehran. But critics and experts both have criticized the idea as unfeasible. Professor Kaveh Madani, an Iranian scientist now living in Toronto, says the evacuation of a city like Tehran overnight is impossible. Those discussions of relocating the capital or evacuating Tehran are unfortunately slogans that can be misleading and even create a lot of fear and stress for the public who are already very confused about what they need to do. तो फ्रेंड्स, अभी करंट वेव के बारे में बात करते हैं जो 2025-26 में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसका जो ट्रिगर है वो भी इकोनॉमिक कोलैप्स ही है। 28 दिसंबर 2025 को ईरान में करेंसी, जो उसकी करेंसी रियाल है, उसकी वैल्यू क्रैश हुई। इन्फ्लेशन 40 से 50% से ऊपर चली गई। फूड एंड फ्यूल इंस्टेंटली एक्सपेंसिव हो गई। लोग बेसिक सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। Shelves in Iran, products abound, but no one's buying. Amid the worst economic crisis in years, they just don't have the money. A liter of cooking oil used to be 790,000 rials. It's now 1.85 million. As the government announced, prices for other goods will rise by 50% to 100%. As goods become more expensive, costs for all services will increase too. The price hikes will spread into other areas of people's lives. Iranians took to the streets late last month as the rial plunged to 1.4 million against the US dollar. With inflation in overdrive, the rial's lost 60% of its value against the greenback since summer. While warning of severe consequences for rioters, Iranian authorities have struggled to shore up the collapsing economy, recently ending a subsidized exchange rate for importers that was meant to suppress prices for essential products in favor of paying Iranians directly. We have not eliminated subsidies. Instead, we have started depositing the subsidies into the bank accounts of all residents. The sum, about $7, ought to pay for around 100 eggs and a few kilos of rice or chicken at current prices. While it'll help Iran's poorest, the policy change is set to push prices even higher. I think they saw that they couldn't rein in inflation, so they said, let's give people 1 million tomans so we can somehow absorb the pressure to hold it back. I mean, it's like a temporary painkiller. Iran's reformist president has acknowledged his people's pain, but if he wants to make more than just a gesture, he may need far deeper change than Tehran has until now been willing to make. तो इसका ट्रिगर कहाँ से हुआ? बाजार में जो व्यापारी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। शॉप्स और दुकानें सब बंद हो गई। फिर स्टूडेंट्स, वर्कर्स और आम लोग साथ में आए। स्लोगन चेंज हो गया, डेथ टू डिक्टेटर, यानी तानाशाह को खत्म करो, और नीदर गाजा नॉर लेबनान, आवर लाइफ्स मैटर, मतलब गाजा और लेबनान की तरह नहीं, हमारी जिंदगी मैटर करती है। फॉरेन वार्स की फंडिंग के बजाय ईरान पर फोकस करो।
अब नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो हुए हैं उसमें जो प्रोटेस्ट हुए 31 प्रोविंसेस में स्प्लिट हो गए हैं, यानी 31 प्रांतों में ये स्प्लिट हो चुका है। 100+ सिटीज तक रिपोर्ट्स इसकी आई हैं, ह्यूमन रिपोर्ट्स। ग्रुप ने दर्जनों से लेके 100 डेथ्स, मतलब दर्जनों डेथ से लेकर सैकड़ों डेथों के बारे में बताया है, और थाउजेंड्स अरेस्ट भी हुए हैं। अब इसमें जो हुआ है, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन भी ब्लॉक कर दिया गया है। 8 जनवरी 2026 को ईरान ने नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट इम्प्लीमेंट किया, फोन और वेब एक्सेस कट कर दिया ताकि प्रोटेस्ट और कवरेज रोकी जा सके। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इसमें क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की। पुलिस, IRGC, पैरा मिलिट्री फोर्सेस प्रोटेस्टर पर जो हार्ड क्रैकडाउन्स कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स को राइटर्स एनिमीज ऑफ स्टेट कहा गया है, पनिशेबल उनको बनाया गया है, बहुत ही हार्श पेनल्टीज के साथ उनको अरेस्ट किया गया है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। यूएस का स्टेटमेंट है कि यूएस के लीडर्स हैं, जिस ट्रम्प और अभी करंट प्रेसिडेंट जो है, ईरानियन अथॉरिटीज़ के प्रोटेस्टर्स को सूट मत करो वार्निंग भेजी और ईरानियंस के राइट्स को सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने, जो अभी ट्रम्प है, उन्होंने सीधे जो भी वहाँ पे जो राइटर्स या प्रोटेस्टर्स कुछ भी कह लो, उनका सपोर्ट किया है और कहा गया कि उनको आप सूट मत करो। यानी ट्रम्प और अमेरिका ने प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो, रेजिम चेंज हो, ताकि वहाँ की ऑयल को भी वो कब्जा कर सके। जैसे अभी वेनेजुएला में देखा, उसने ऑयल के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति मेदुरो को अरेस्ट कर लिया है। उन पर नार्को चार्जेस लगाए हैं, जो कि सरासर गलत हैं, क्योंकि अमेरिका का शुरू से ही ऑयल सोर्सेस पे कब्जा करने का इतिहास रहा है। उसने इराक में अभी सद्दाम हुसैन पर गलत तरीके से केमिकल वेपन्स का चार्ज लगा के उनको अरेस्ट कर लिया और ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि वहाँ पे उनकी नज़र तेल के कुओं पर थी। और अभी वेनेजुएला में भी तेल के रिसोर्सेस, हम सभी जानते हैं कि वेनेजुएला में रॉ ऑयल का सबसे बड़ा रिसोर्सेस है, तो अमेरिका की नज़र उस पर थी और गलत चार्जेस के साथ पे कंट्री में तख्ता पलट करके उनके राष्ट्रपति का अरेस्ट कर लेता है या मार देता है। तो अब उसकी नज़र ईरान पर भी है, तो वह इसीलिए राइटर्स को सपोर्ट कर रहा है। अब वर्ल्ड रिएक्शन की बात करते हैं। यूरोप और यूएन कंट्रीज ने इन अत्याचारों को कंडेम किया है, यानी उसकी भर्त्सना की है और कॉल किया है कि इस पे रोको और ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट करो। ईरानियन आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स नेट बंद और क्रैक्स को कंडेम कर रहे हैं ग्लोबल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। इस बार इसमें अलग क्या है, इसकी बात करते हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो इस बार का है सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है। अब तक जितने भी नेशनल मूवमेंट बन गए हैं पॉलिटिकल चेंज और रिजिम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुए हैं, ओल्ड प्रोटेस्ट में सिर्फ एक डिमांड होती थी कि अब लोग सिस्टमेटिक चेंज बोल रहे हैं। यूथ और मिडिल क्लास पॉलिटिकल हो गई है। लोग फॉरेन वार्स की क्रिटिसाइज करते हुए स्टोरी फर्स्ट बोल रहे हैं, मतलब पहले हमारी स्टोरी पर फोकस करो। यह मूवमेंट 2022 और 2025 की प्रोटेस्ट से ज़्यादा ब्रॉड यानी बड़ा और पैशनेट है। اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من صالح من بقي اللهم أعطنا نصرا في دينك وقوة في عبادتك وفهما في خلقك وكفلين من رحمتك اللهم بيض وجوهنا من نورك واجعل رغبتنا فيما عندك وتوفنا في سبيلك على ملتك وملة رسولك। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अमेरिका का रोल अभी हम बात करते हैं कि और इसके साथ ही जो इसका रूट है, हिस्ट्री का जो रूट है 1970 तक, इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे क्यों बार बार अपना प्रोटेस्ट बार बार ओरिजिनेट होता है। जैसे कि अभी हमने बात की, ईरान पहले एक मोनार्की था, शाह के अंडर में था, जहाँ रॉयल फैमिलीज को पावर और पैसा था, आम लोगों को ज़्यादा हक नहीं मिलते थे। अब इन ह्यूज प्रोटेस्ट और अनरेस्ट के बाद 1979 में जैसे कि इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, जिसमें मोनार्की गिर गई और इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على
यानी रिलीजियस लीडर्स लाइक सुप्रीम लीडर्स को सबसे ज़्यादा पावर मिली। अब सिस्टमेटिक ग्रीवेंसेस रिजिम वर्सेस पीपल, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद से भी ईरानियन लोग पॉलिटिकल फ्रीडम, बेसिक राइट्स और गवर्नेंस को लेकर फ्रस्ट्रेशन में रहे हैं। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट थी, जो भी विरोध करता था, आवाज़ उठाता था, उसको पनिश किया जाता था। और रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स मिक्स सिस्टम में पब्लिक को ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल रहे थे। इससे रिपीटेड प्रोटेस्ट होते रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। यूएस और ईरान के बीच में टेंशन क्या है, पहले इसका ओरिजिन और अभी भी जो टेंशन चल रही है इसका क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर और रीजनल प्रॉब्लम्स इसमें रहे हैं, क्योंकि यूएस चाहता है कि ईरान जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इनहेंस नहीं करे, इमीडिएटली उसको बंद कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में या उसके बाद कोई भी जो देश ज़्यादा पावरफुल बने, ताकि वो अपने हेजुमनी पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए पहला तो वही न्यूक्लियर इन्हेंसमेंट को बंद करना चाहता है और उसका ऑयल्स रिसोर्सेज पर भी कब्जा करना चाहता है। तो यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंसर्न रखे हैं शुरू से ही। वर्ल्ड पावर्स जैसे 2015 की JCPOA न्यूक्लियर डील बनाई, लेकिन ट्रंप ने 2018 में इसको एग्जिट किया और सैंक्शन दोबारा लगाए। ईरान मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सीज प्लस मिलिटेस को सपोर्ट देता है, जैसे सीरिया, इराक, यमन आदि देशों में, जैसे यूएस और एलिस टेंशन फील करते रहे हैं। 2025 में यूएस और इजराइल ने रिपोर्टेडली ईरान के कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को स्टार्ट किया, जिससे तेहरान ने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिया। सैंक्शंस और इकोनॉमिक प्रेशर से ईरान की इकोनॉमी बहुत वीक हो गई है। इन्फ्लेशन, रियाल का कोलैप्स और अनएम्प्लॉयमेंट ने आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। अभी का ट्रिगर जो है 2025-26 के प्रोटेस्ट का है, जो लेट दिसंबर 2025 में ईरान में करेंसी क्रैश और इकोनॉमिक हार्डशिप ने बाजार मर्चेंट्स से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जो फिर नेशन वाइड मूवमेंट बन गया। लोग प्राइस राइज, जॉब्स, बेसिक गुड्स, करप्शन के खिलाफ सरकार से नाराज हैं। प्रोटेस्ट पीसफुल से पॉलिटिकल डिमांड तक बढ़ गई है, इंक्लूडिंग रिजिम चेंज के नारे लगने लगे हैं। गवर्नमेंट ने इंटरनेट और फोन सर्विस ब्लैकआउट किया ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं फैले और प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ट्रंप ने अभी क्या कहा है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ट्रंप अभी बहुत ही वोलेटाइल हो गया है। वो वेनेजुएला और बाकी देशों पर कब्जा करने की बात कर रहा है, जैसे अभी ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बात कर रहा है। इंडिया को भी उसने बोला है कि 500% टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहा है, जो कि यूक्रेन, रसिया को हेल्प कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में उसको पावरफुल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब उसने ईरान को ही वार्निंग दी है। Are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. और वार्निंग भी दे रहा है ईरान को, क्योंकि ट्रंप ने क्लियरली वार्निंग दी है कि अगर आपने शूटिंग स्टार्ट की तो फिर हम भी शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर ईरानी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को मारती है तो यूएस भी उतना ही जवाब दे सकता है, वो भी बिना ग्राउंड ट्रूप्स के भी। Safe group, and they're going to also bring over some security with them. You know, these are not babies. These are people that drill oil at some pretty rough places. I could say a couple of those places make Venezuela look like a picnic. These people around the table, these are tough people. They go into areas that you wouldn't want to go. They go into areas that if they invited me, I'd say, no thanks, I'll see you back in Palm Beach. Now, this is a tough group of people. They know how to do it. But we are, in addition to that, we'll have very good security for them. We're going to make sure that it's very, very good security. And I think the people of Venezuela are going to give you very good security. You know, the people, now I'm not talking even leadership, the people of Venezuela are going wild over this. They named a street after President Trump. What do? You attack a country and they name a street? That's never happened before. Although I heard that. ऐसा मैसेज दिया है कि सीधा सा मतलब है यूएसए प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करेगा ताकि वहाँ रिजिम चेंज हो सके, और रिजिम चेंज होने के बाद वे अपने आदमी बिठाएंगे और फिर जितनी भी रॉयल सोर्सेस हैं सबका यूज़ करेंगे। जैसे वेनेजुएला में भी उन्होंने सीधे सीधे वाइस प्रेसिडेंट जो अभी उनके मेडुरो की जगह पर आई हैं, सीधा बोल दिया कि अगर हमारा सपोर्ट नहीं किया तो मेडुरो से भी बुरा हाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ईरान का रिएक्शन क्या है? ईरान ने इस वार्निंग को इलीगल इंटरफेरेंस बताया है और बोला है कि यूएस के थ्रेट्स उनकी सोवरेनिटी पर अटैक हैं। तेहरान का कहना है कि यह सब काम यूएस सैंक्शंस और प्रेशर पॉलिसी पर का पार्ट है, जो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस को और बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका शॉर्ट में यही है कि ईरान का हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रहा है। 1979 रेवोल्यूशन से मॉडर्न ईरान को शेप दिया। रिलीजियस रूल्स और लिमिटेड फ्रीडम्स का सिस्टम बना। यूएस से न्यूक्लियर जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और प्रतिबंध, उसके बाद इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है।
अभी का ट्रिगर यही है कि रियाल कोलैप्स हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल रहा है, गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रहा है और इंटरनेट ब्लैकडाउन किया है। ट्रंप का कहना है कि यूएसए रेडी है अपने ईरान के लोगों की मदद करने के लिए और ईरान को चेतावनी दी है कि अपना ये वायलेंट सप्रेशन ना करें प्रोटेस्ट का, यानी उनको दबाएं नहीं, गोली नहीं मारें, उनको मारे नहीं। और तेहरान के एक्शन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग अपना रेटोरिक दिया है। ईरान ने भी उसको फॉरेन डिक्टेशन को रिजेक्ट किया है, यूएस के कमेंट को इंटरफेरेंस बताया है। Iran's streets are on edge as mass protests erupt over a collapsing economy and soaring prices across the country. तो फ्रेंड्स, अब आगे क्या होगा? गवर्नमेंट सप्रेशन से सिचुएशन एस्केलेट हो सकता है, नेगोशिएशंस या रिफॉर्म्स की पॉसिबिलिटी इसमें बनने की अभी गुंजाइश नहीं दिख रही है, या फिर नो चेंज सिचुएशन कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट के साथ बढ़ सकता है। यह सब डिपेंड करता है कि प्रोटेस्ट की ड्यूरेबिलिटी और इंटरनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।